हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के बारे में पढ़ेंगे चीज़ें बेसिकली कि संविधान जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको चेंज करने के तरीके क्या हैं पूरे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किस किस तरह हो सकता है सर, सारी बात है। ठीक है सर, आते हैं भैया नेक्स्ट चीज़ पे। देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है अपनी, कहाँ दे रखा है। अगर कोई ये पूछे कि सर संविधान में चेंज करने का सिस्टम है, पूरा प्रक्रिया है उसकी, वो कहाँ दे रखा है, तो जो पार्ट 20 है अपना, यानी कि पार्ट 20 में दे रखा है और आर्टिकल 368 में दे रखा है सर। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो है अमेंडमेंट करने की पावर, एक तो है कि अमेंडमेंट जो है उसकी पावर, और एक है सर प्रोसीजर। एक तो हुई पावर कि किसके पास ये पावर है कि वो संविधान में चेंज कर सकता है सर, पावर किसके पास है संविधान में चेंज करने की। एक है संविधान में चेंज करने का तरीका क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा सर, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो मेरा सिंपल सा सवाल है सर आप लोगों से कि 368 जो है उसमें क्या दे रखा है, पावर दे रखी है या प्रोसीजर दे रखा है। अच्छा, उससे पहले ये बताओ कि पावर है किसके पास, ये सिंपल सा सर। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए अभी 5 सेकंड यहीं पॉज करो और एक बार नोटबुक में लिखो सर अपनी में कि आपके पास किसके पास पावर है। ये आंसर है सर पार्लियामेंट के पास। ठीक है, तो पावर तो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। यानी उसमें अमेंडमेंट करना हो तो कौन कर सकता है सर, आपका पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट ओनली सर, पहली बात। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, उसमें संविधान के अंदर कोई चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, पार्लियामेंट सर, एक बात। ठीक है, नेक्स्ट बात है सर, ये दोनों 368 में क्या दे रखा है सर, 368 में ध्यान रखना पावर भी दे रखी है और प्रोसीजर भी दे रखा है। 368 आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरी पूरी दोनों बातें दे रखी हैं उसके अंदर कि पावर किसके पास है चेंज करने की और प्रोसीजर क्या होगा सर उसका। ठीक है, अपन डिटेल में सर इस पूरे प्रोसीजर को ही समझते हैं कि किस तरह चेंज किया जाता है पूरा सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट बात पर। अब तो बात आती है कि उसका प्रोसीजर क्या है, यानी अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। तो पावर पार्लियामेंट के पास है। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो अमेंडमेंट करने के लिए जो अमेंडमेंट होगा सर, उसके लिए जो बिल आता है वो इनिशिएट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें, पार्लियामेंट के अंदर, इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता, ध्यान रखना सर, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर, पहली बात। यानी कि आपका लोकसभा और राज्यसभा सर, इन दो के पास ही पावर है संविधान में किसी भी तरह का चेंज करने की, ध्यान रखना सर। लोकसभा और राज्यसभा के पास ही पावर है किसी भी तरह का चेंज करने की संविधान में, इन दो के अलावा किसी और के पास नहीं है पावर। ठीक है सर, बिल कहाँ आ सकता है, किसी भी हाउस में, इन आइदर हाउस, यहाँ आ सकता है यहाँ आ सकता है सर, दोनों हाउस में से कहीं भी बिल आ सकता है, चाहे वो लोकसभा में आ जाए चाहे राज्यसभा में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले कहाँ है सर। ठीक है, दोनों के पास अमेंडमेंट के अंदर पावर्स बराबर है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास सर, पहली बात। इंट्रोड्यूस कौन कौन कर सकता है सर, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय, या तो मंत्री कर दे कोई, या फिर कोई भी प्राइवेट मेंबर कर दे सर। मंत्री जो भी कैबिनेट के मेंबर हैं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं, जो कोई भी मंत्री परिषद में जो सदस्य हैं उसके साथ कोई मंत्री हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई मंत्री। प्राइवेट मेंबर होता है सर वो सारे सांसद जो मंत्री नहीं बनते, मंत्री के अलावा जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उन्हें प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। ठीक है, मंत्री के अलावा जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उन्हें प्राइवेट मेंबर बोला जाता है सर। ठीक है, कर सकते हैं सर, या तो मंत्री करते या फिर ये करते दोनों। एंड सर सेकंड कंडीशन, ये तो हुई पहली बात सर। दूसरी बात क्या है इसमें, किसी भी तरह के प्रेसिडेंट, जो अपना प्रेसिडेंट साहब है, उनकी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डज नॉट, ये ध्यान रखना सर। यानी कि अगर किसी को, सरकार को कभी भी अमेंडमेंट लेके आना है तो उसके लिए राष्ट्रपति साहब की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती, जैसे मनी बिल में चाहिए होती है फॉर एग्जांपल, तो वो इसमें नहीं चाहिए होती सर किसी भी तरह की। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सर अपने को, दोनों बात समझ में आई, ये वाली अमेंडमेंट वाली और आपका मंत्री और प्राइवेट मेंबर वाली बात सर, दोनों बातें बेसिक लेवल समझ में आई अपने को, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। तो यूपीएससी के बाद स्टेटमेंट देती है, इसलिए ये इसीलिए आपको डिटेल में कराया जा रहा है पूरा। ठीक है सर, बिल जो है सर दोनों हाउस में पास होना चाहिए सेपरेटली, ईच हाउस अलग अलग पास होना चाहिए, किससे, स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है सर,
अब बात आती है भैया कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे। सर इसका मतलब है सिंपल सा, टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है सर इसमें, जो भी हाउस के अंदर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है सर 50% प्लस 1, उसके अलावा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ध्यान रखना सर अलग अलग। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली भी होनी चाहिए 50% प्लस 1 वाली, और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है सर, दोनों ही बातें पूरी तरह लागू होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल दे दूँ सर समझाने के लिए। मान लो भी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, हालांकि ये पूरा कंसेप्ट अपन ने पार्लियामेंट के चैप्टर्स में कराया हुआ है, बहुत डिटेल में कराया हुआ है सर। पूरा पार्लियामेंट अपन ने 6 क्लास में खत्म किया है। ठीक है, और लोगों की तरह 1 घंटे में खत्म नहीं कर दिया सर, 5 से 6 घंटे क्लास है पूरी, बहुत डेप्थ में है वो। फिर भी बता देते हैं सर, अगर किसी ने इनकेस नहीं पढ़ा है वो वहाँ से। स्पेशल मेजोरिटी का इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल ले लें, मान लो सर आपका फॉर एग्जांपल लोकसभा का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो लोकसभा में स्ट्रेंथ कितनी है अभी 543। तो सर 543 टोटल स्ट्रेंथ है। इसका 50% प्लस 1 कितना निकल के आता है 272, 271.5 आएगा, लेकिन 0.5 की वैल्यू नहीं है तो 272। ठीक है सर, तो पहली कंडीशन के लिए 272 होने चाहिए। ठीक है, अब मान लो उस दिन जो प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं 543 में से, एग्जाम्पल के लिए ले लो सर, एग्जाम्पल के लिए उस दिन मान लो कितने लोग आए हैं सर, आपके 400 लोग आए। इजी रहेगा सर सॉल्व करने के लिए ना। मान लो 400 लोग आए या 450 लोग आए फॉर एग्जाम्पल सर 450 लोग आए 543 में से। उस दिन प्रेजेंट कितने हैं 450। सर 450 का 2/3 निकालो। 450 का जब हम 2/3 निकालते हैं तो कितना निकल के आता है रफली सर, सीधा सीधा 900 300 सर 300 निकल के आएगा आंसर। 300 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 300 आ रहा है ना। तो 272 तो होने ही चाहिए, तो टोटल मिनिमम 300 लोग उस दिन वोट करने चाहिए तो पास हो जाएगा वो। अगर 450 लोग प्रेजेंट हैं तो, अगर 450 प्रेजेंट हैं तो 300 लोग मिनिमम फेवर में वोट करने चाहिए उस चीज़ के। तो उसमें ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, यानी 272 से कम तो हो ही नहीं सकते, और 300 में 272 तो अपने कवर हो ही गए, और ये वाली बात भी कवर हो गई। ये सर कंडीशन लागू क्यों, कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे सर इसकी जरूरत ही क्या है, फिर उसमें वो तो हो ही रहे। भैया मान लो उस दिन 450 की जगह 300 लोग ही आए, 350 लोग आए, तो 350 का 2/3 जो है 272 से ऊपर नहीं आएगा सर, कम आएगा उससे, इसलिए ये वाली बात लागू नहीं हो पाएगी फिर। तो आपका बिल जो है वो पास नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। समझ में आई बात, बहुत सिंपल सी सर। ठीक है, नेक्स्ट बात पाते हैं सर। हर हाउस में सर दोनों हाउस के अंदर सेपरेटली बिल पास होना चाहिए, पहली बात। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, डी है सर, ये ध्यान रखना, डी की जगह ऐसा आएगा यहाँ पर। ये जो है ये बेसिकली मिसप्रिंट है सर, ये केस ऐसा है यहाँ पर ना। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट होता है दोनों हाउस में किसी भी तरह का, तो कोई प्रोविजन नहीं है किसका सर, जॉइंट सेटिंग का, ध्यान रखना। जॉइंट सेटिंग जो होती है अपनी, उसका कोई प्रोविजन नहीं है किसी भी तरह का, उसमें कोई प्रोविजन है ही नहीं कैसा भी कि जॉइंट सेटिंग होगी या नहीं होगी, नहीं होती सर, ध्यान रखना। जॉइंट सेटिंग कौन से आर्टिकल में दे रखी है सर, कहाँ दे रखी है जॉइंट सेटिंग, कहाँ दे रखी है संविधान में, आर्टिकल 108 में दे रखी है सर, ध्यान रखना। देखो साथ में जितना रिवाइज करते रहोगे ना, चीज़ों करते रहेंगे ना, उतना बेटर समझ में आता है। ये सब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा सर एक बार पार्लियामेंट की वीडियो देखना पूरी, बहुत काम किए वीडियो, वो बहुत ज़्यादा काम किए, इन डिटेल समझाया हुआ, बहुत डेप्थ में कराया हुआ है पूरा सर, सारे पॉइंट सब कुछ कवर किया है उसमें पूरा, ये सब चीज़ें पूरी बताई हुई हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ बता देता हूँ सर जॉइंट सेटिंग क्या होती है इन जनरल, जो लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को। सर अगर कभी भी लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों के अंदर, यानी सहमति नहीं बन पाती, देखो कोई भी बिल जो होगा, प्रस्ताव है, वो कानून कब बनता है, जब दोनों हाउस से पास जाए वो। ठीक है सर, अब मान लो किसी बिल को लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा एग्री नहीं है उस बिल पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और मान लो बिल जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, यानी दोनों हाउस को एक साथ बुलाते हैं और फिर वोटिंग होती है। ठीक है सर, लेकिन अगर ऐसा किस केस में हो जाए, पार्लियामेंट इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, संविधान में जो चेंज करना है हमें, संविधान संशोधन लेके आना है, उसके केस में अगर ऐसा हो जाए कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया और राज्यसभा पास नहीं कर रही, उसको डिसएग्रीमेंट हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर क्लॉज पे, सब क्लॉज पे, कुछ भी, तो सर उसके अंदर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखना।
दोनों की दोनों एग्री होनी चाहिए। संविधान में चेंज करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ एग्री होनी चाहिए। राज्यसभा किसी बात पर राजी है, लोकसभा नहीं है इनकेस, तो सर उसमें भी नहीं होगा ये। तो ठीक है, ध्यान रखना एक बात। सर प्रेसिडेंट, नेक्स्ट बात है, प्रेसिडेंट साहब को मान लो दोनों आपसे पास हो गया, प्रेसिडेंट साहब को सर उनकी असेंट देनी ही पड़ती है, मस्ट, ध्यान रखना सर, ये मस्ट। ये जो वर्ड है ध्यान रखना सर, ये इस पर जोड़ देना, इंपॉर्टेंट। देखो इसमें इंपॉर्टेंट यही होती हैं चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट देनी ही पड़ती है सहमति अपनी, यानी उन्हें अपना साइन करना ही पड़ता है। अगर दोनों हाउस ने बिल पास कर दिया है, लोकसभा और राज्यसभा ने, तो उन्हें राष्ट्रपति साहब को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी सर, और बिल को एक्ट बनवाना ही पड़ेगा सर, ठीक है। ना ही तो वो विदहोल्ड कर सकते हैं उसको, और ना ही सर उसे भेज सकते हैं, किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के अंदर। यानी कि वो जो बिल आया है ना, जो लोकसभा और राज्यसभा ने बिल पास किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसको ना तो विदहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं उसको अपनी सहमति को, ना ही उसे वापस भेज सकते हैं कहाँ, पार्लियामेंट के पास। यानी प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स का यूज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना सर। यानी जो वीटो पावर्स हैं किसकी, प्रेसिडेंट की, वो यूज नहीं हो सकती यहाँ पे, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर सर, ध्यान रखना। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे, समझ में आया बिल्कुल क्लियर, बहुत सिंपल था सर, है ना। देखो इनको प्रोसीजर को इस तरह ही समझना तो ही समझ में आएगा आपने, और वो आसान है सर, बहुत टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है भैया। अब आती है बात सर कि जो संविधान में चेंज होते हैं वो किस किस तरीके से होता है, यानी अमेंडमेंट के टाइप्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट सर ना, तो 368 जो आर्टिकल है उसमें दो तरह के अमेंडमेंट है, ध्यान रखना सर, एक बात ध्यान रखना, अमेंडमेंट जो है वो दो तरह के हैं। एक तो है स्पेशल मेजोरिटी से, तो क्या क्या है सर समझ लेते हैं यहाँ पे। पहला है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है सर, पहला तो है स्पेशल मेजोरिटी। दूसरा है सर स्पेशल मेजोरिटी, ये तो है ही, विद कंसेंट ऑफ, देखो यहां दे भी रखा है, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, हाँ, विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है सर। स्पेशल मेजोरिटी एक तो पहला, तो दो कंडीशन है। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यों की सहमति होनी चाहिए, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति होनी चाहिए सर, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है सर इसमें, पहला पॉइंट हो गया बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, एंड दूसरा है सर थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय ए सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल में क्या है सर, मेजोरिटी पार्लियामेंट में जो पास हो रहा है उसमें तो चाहिए आपको, यानी पार्लियामेंट के अंदर तो चाहिए कौन सी, स्पेशल मेजोरिटी, ध्यान रखना सर। पार्लियामेंट में जब आप बिल लेके आ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, संविधान को चेंज करने का, तो उसमें तो चाहिए होती है कौन सी, स्पेशल मेजोरिटी, जो समझाई थी अभी सर। लेकिन जो स्टेट्स में पास करेंगे हम, राज्य के अंदर पास करेंगे, राज्यों को मतलब क्या है यहाँ से सर, विधानसभा से, यानी आपकी जो विधानसभा पास करेगी उस बिल को, तो विधानसभा में कौन सी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ध्यान रखना सर। सिंपल कौन सी होती है, जो भी मैंने बात की थी सर, कौन सी वाली, 50% +1, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना सर। यानी अगर ऐसा कोई बिल आता है जिसमें कि ये वाली कंडीशन लग रही है, अगर आपको इस पे पास करना है उसको, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कहाँ पे, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अपने को, लेकिन सिंपल मेजोरिटी कहाँ पर चाहिए, स्टेट्स के अंदर, यानी जो विधानसभा है उन विधानसभा के अंदर अपने को सिंपल मेजोरिटी चाहिए सर, ये डिफरेंस है। भी अगर आप नहीं पढ़ा हुआ होगा तो डेफिनेटली गलत करने वाले हैं सर, ठीक है। एक बात समझ में आई, दो तरह के अमेंडमेंट है। अब आती है बात सर आगे, इसको पढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं सर, सिंपल सा। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दो तरीके से हो रहा है, ठीक है सर, लेकिन संविधान के अंदर कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जिन्हें कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा, उसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं, उनमें चेंज नहीं माना जाता, लेकिन चेंज करते उसी के अंदर चेंज है, पर वो चेंज मानते नहीं है। यानी कि सिंपल मेजोरिटी से भी कुछ चीजें बदलाव हो जाती हैं, बट उन्हें क्या है सर, 368 के बाहर रखा जाता है। यानी कि संविधान के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें 368 आर्टिकल के बाहर रखा गया है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368, ये ध्यान रखना। कंफ्यूज मत होना कभी भी कि सर आपने तो बताया दो ही तरीके के होते हैं, भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दो ही तरीके से हो रहा है, 368 में दो तरीके से हो रहा है, ध्यान रखना सर, एक शब्द की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना इसकी। आर्टिकल 368 में तरीका क्या है, दो ही है सर, ये ध्यान रखना, ये जो अपन डिस्कस किए अभी।
368 में 2 ही तरीके हैं। कुछ अमेंडमेंट ऐसे भी हैं जो 368 के बाहर रखे गए हैं, वो कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं सर। समझ रहे हैं अपन चीज़ों को? यानी कि नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत सारे बदलाव ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं, यानी संविधान में कोई चीज चेंज करनी है वो सिंपल मेजोरिटी हो सकती है, लेकिन वो आर्टिकल 368 के बाहर है, ध्यान रखना सर। आउटसाइड, इस वर्ड का ध्यान रखना सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। उन्हें संविधान संशोधन नहीं कहा जाता, ये ध्यान रखना बस। उन्हें संविधान संशोधन नहीं कहा जाता है, ध्यान रखना। तो कभी कोई पूछ ले कि सर चेंज कर रहे हैं उसमें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है वो, क्योंकि वो इसके बाहर है सर, वो इसमें नहीं आता, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 368 के बाहर है वो, इसलिए सर, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? अब देखो, मान लो एडमिशन ऑफ स्टेप ऑफ न्यू स्टेट सर, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट सर, यानी अगर अपन एडमिशन करें या फिर एस्टेब्लिश करें किसी नए राज्य का, फॉर एग्जाम्पल सर तेलंगाना। तेलंगाना जो बनाया गया है वो संविधान में चेंज नहीं किया गया। तेलंगाना के लिए क्या एक एक्ट आया था, पार्लियामेंट एक्ट लेके आई थी, लोकसभा राज्यसभा के अंदर एक्ट आया था पार्लियामेंट में, लोकसभा लेके आई थी सर, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013 में पास कर दिया और वो तेलंगाना राज्य बना दिया। एग्जाम्पल सर तेलंगाना। अब समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल भी समझ में आ गया अब तो सर, कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। तेलंगाना जो बनाया गया है सर उसको 368 के बाहर रखा गया है, ध्यान रखना। वो 368 उसमें नहीं है आर्टिकल में, उसके स्कोप के बाहर है वो, ठीक है सर। कोई भी नया राज्य बनाना हो, ऑल्ट्रेशन करनी हो, एरिया की बाउंड्री चेंज करनी हो, या फिर कोई नया नाम चेंज करना हो, यानी कि जो अपना नक्शा है सर उसमें कैसा भी चेंज करना चाहे पार्लियामेंट वो कर सकता है, पावर है उसकी, और वो 368 के बाहर आता है, ध्यान रखना। यानी कल को सर एग्जाम्पल के लिए लें, आंध्र प्रदेश में से 2013 के अंदर इन्होंने 14 में लागू हुआ, वो एक नया राज्य बना दिया, तेलंगाना बना दिया सर। उससे पहले सन 2000 में देख चुके हैं हम इस चीज़ को, बिहार में से तोड़ के झारखंड बना दिया गया था, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दिया सर, यूपी में से उत्तराखंड अलग कर दिया, ठीक है। तो कर सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था किसी भी तरह का, ध्यान रखना, ठीक है सर। तो कोई बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, किसी को बढ़ाना है, कम करना है, एरिया को चेंज करना है, बाउंड्री को, नाम चेंज करना है, वो सब कुछ कर सकता है पार्लियामेंट सर, ठीक है, नया स्टेट का फॉर्मेशन के लिए। समझ में आई बात सर? अबॉलिश करना हो या फिर कोई नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना हो राज्यों के अंदर, एमएलसी जिन्हें बोलते हैं हम, ठीक है। तो जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है यानी विधान परिषद जो होते हैं, तो अगर विधान परिषद को नया बनाना है सर, ये किसकी बात चल रही है सर, ध्यान रखना, विधान परिषद की। अगर हमें कोई नया विधान परिषद बनाना है पार्लियामेंट को, तो उसके पास पावर है सर, और वो बना सकता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आता। वो चाहे तो नया विधान परिषद बना दे, या तो अबॉलिश कर दे, हटा दे किसी पुराने को, या नया बना दे सर, पावर है उसके पास, भैया कर सकता है वो ऐसा, ठीक है सर। देखो नया राज्य बनाना, चेंज करना, वो सब चीज़ें हुई भी हैं, ध्यान रखना सर। क्या जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को चेंज करके क्या बना दिया, यूटी बना दिया ना, बात खत्म सर। संविधान चेंज थोड़ी करना पड़ा उसके लिए, नहीं करना पड़ा सर, समझ गए? समझ में आ रही है ना बात? अब रिसेंट में हुआ आपके सामने, दमन दीव वगैरह को 2 यूटी थी, उनको मिला के 1 कर दिया है, तो वो कर सकते हैं सर। दमन दीव और दादरा एंड नागर हवेली दोनों को मिला के 1 कर दिया गया है, कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, यूटीज में, स्टेट्स में, जो कुछ भी चाहे पार्लियामेंट उस नक्शे में ऊपर नीचे पूरा कर सकती है, पूरी पावर उसके पास, ठीक है सर। और वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, ध्यान रखना सर। आंध्र प्रदेश बनाया गया, तेलंगाना, वो तेलंगाना नया बनाया आंध्र में से, आंध्रा को तोड़ के तेलंगाना नया बनाया, कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें कैसा भी, ठीक है सर। आते हुए नेक्स्ट चीज पे, सेकेंड शेड्यूल में कोई चेंज करना हो, यानी कि एमोल्यूमेंट्स जो होते हैं, अलाउंस होते हैं, प्रिविलेज होती हैं, किसकी? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, जज वगैरह की। इनमें सर अगर कोई भी चेंज करना है, सेकंड शेड्यूल है ना अपना, बहुत सारे शेड्यूल है उसमें, सेकंड शेड्यूल में ही दे रखा है पूरा, इन सब के बारे में दे रखा है। अगर उसमें कोई भी चेंज करना है किसी भी तरह का, वो कर सकते हैं सर, उसके लिए कोई वो नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा सर। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारी, अभी देखते हैं ना अपन, हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज होती है सर, अगर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करनी है सर अपने को, तो कर सकते हैं, ध्यान रखना सर। ध्यान रखना ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी इंग्लिश है, साथ में उसके हिंदी भी है, ध्यान रखना, दोनों साथ साथ चलती हैं सर, ध्यान रखना। वो ऐसा नहीं है कि उसमें ओनली हिंदी है, ओनली इंग्लिश है, दोनों है सर, इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं, सब जगह हैं दोनों, मिनिमम ध्यान रखना सर, सब जगह ना। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है पूरी कहानी सर ना, लेकिन इन एडिशन इंग्लिश भी साथ में चलेगी हर जगह,
ठीक है सर। इसलिए आप देखते हो जब कभी कोई ऑफिशियल एक्ट आता है, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप होता है हमेशा। जब कभी सरकार कुछ आपको डॉक्यूमेंट भेजती है, कहीं भी अपने पास, आपके पास किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आता है, या कोई गैजेट में छपता है कुछ भी, राजपत्र वगैरह जो होते हैं उसमें, तो वो दोनों लैंग्वेज होती हैं उसमें। सिटीजनशिप में कोई चेंज करना हो सर, या तो उसके एक्विजिशन के अंदर या टर्मिनेट करने के अंदर, किसी भी तरह का चेंज करना हो सर, कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, उसके लिए नहीं चाहिए होता कोई भी। अभी आया था ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CA/NRC, काफ़ी न्यूज़ में था सर 2-3 साल पहले, तो 2 साल पहले था, तो कर सकते हैं उसको, अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, संविधान में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी उसकी, हो गया वो इजीली। ठीक है सर। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर सर, यानी आपके MP और MLA के जो चुनाव होते हैं, यानी इसमें किसकी बात चल रही है सर, MP और MLA। MP और MLA के जो चुनाव है सर, उनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, उसमें अगर कोई भी चेंज करना है किसी भी तरह का, तो वो सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है सर सरकार। MP और MLA के इलेक्शंस में, इलेक्शन ध्यान रखना सर, इलेक्शंस में। ठीक है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो भी आपकी संसदीय क्षेत्र होते हैं, विधानसभा क्षेत्र होते हैं सर, उन संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी तरह का डिलिमिटेशन करना है, कोई चेंज करना है, कोई भी बढ़ाना है, कम करना है, 2 को मर्ज करना है, 1 में से 2 बनानी है, कुछ भी करना हो सर, कर सकते हैं उसको, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। ये सारी बातें सबकी सब चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से हो सकती हैं सर। ये इंपॉर्टेंट थी, इनके अलावा भी हैं 1-2 चीज़ें और, ये इंपॉर्टेंट थी सारी सारी बातें सर। ठीक है, क्योंकि वो पूरी पूरी बुक नहीं दे सकते, बट उसमें जो जो काम की चीज़ होती है वो आपको बताई जा रही है पूरी पूरी सर, जिनमें से सवाल बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, सिंपल सा। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट चीज पे, स्पेशल मेजोरिटी से। देखो अब आ रही है बात की पार्लियामेंट में 368 में कौन कौन से होते हैं, तो जो स्पेशल मेजोरिटी है उससे कौन कौन से होते हैं सर, आपके फंडामेंटल राइट्स और आपके DPSP, यानी कि 12 से लेके 35 आर्टिकल जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है, पूरे पूरे पार्ट 3 में दे रखे हैं सर, पूरी कहानी। DPSP सर, ये सबकी क्लासें क्यों हुई है अपन ने, पूरी ध्यान रखना सर, डिटेल में किया हुआ पूरा। DPSP कहां से कहां तक सर, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। इनमें कोई बदलाव करना है कैसा भी सर, आपको स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा, वो ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों के अंदर कोई भी चेंज करना है किसी भी तरह का, वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ सर, दोबारा से 50% +1 ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होना चाहिए सर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों कंडीशन इंडिविजुअल लेवल फुलफिल होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों होनी चाहिए सर साथ में, दोनों होनी चाहिए एक साथ में फुलफिल। ऐसा नहीं एक फुलफिल करा दूसरी हो गई सर, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। ठीक है, एक बात क्लियर हुई। अब आते हैं सर स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर, उसके अलावा राज्यों की सहमति सर, उसके अलावा राज्यों की सहमति, यानी जो राज्य हैं उनकी सहमति चाहिए अपने को, तो वो किस किस चीज़ के लिए चाहिए। देखो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये बेसिकली कहाँ काम आती है, ध्यान रखना, तीसरी वाली, वो है आपके जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना अपना, उस फेडरल स्ट्रक्चर में जब जब बदलाव होगा ना किसी भी तरह का, उसके लिए, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ सर, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस जब जब काम आएंगे आपके, जहां जहां उनसे रिलेटेड कोई चेंज करना है आपको, तो वो सर आपका इससे ही होगा, तीसरे वाले से। जो नेक्स्ट वाली कंडीशन है आपकी सिंपल, स्पेशल और स्पेशल विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कहानी समझ में आ गई इसके अंदर सर, सिंपल सी पूरी चीजें। जो कंसेंट ऑफ स्टेट्स है, पार्लियामेंट के अंदर चाहिए आपको स्पेशल मेजोरिटी, और स्टेट्स में चाहिए आपको सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, देखो ये वाली चीज काम कैसे कर रही है मैं बता देता हूं आपको। लेटेस्ट एग्जांपल है सर आपका जीएसटी जो पास हुआ है 2016 के अंदर, जो एक्ट पास हुआ अपना, उसके अंदर क्या था बेसिकली कि रेवेन्यू सिस्टम है, टैक्स रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स का बंटवारा है सर, कि टैक्स किसको कितना मिलेगा, किस किस तरह डिवीजन होगा उसका पूरा सब चीजें। उस डिवीजन के लिए अब देखो फेडरल स्टेट से फर्क पड़ रहा है सर, सेंटर और स्टेट के रिलेशन से फर्क पड़ रहा है उसमें, क्योंकि टैक्स का बंटवारा है, तो केंद्र को भी चाहिए, स्टेट को भी चाहिए, दोनों का रोल है उसमें। तो सर उसके अंदर पार्लियामेंट तो पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को, पार्लियामेंट तो आपका पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से, दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सर। ठीक है, आधे से ज्यादा राज्य, यानी फॉर एग्जांपल अभी राज्य 28 हैं, तो 28 से ज्यादा, 28 में आधे से ज्यादा कितने हुए, 14 + 1,
तो 14 से ज़्यादा यानी 15 राज्य, 15 या उससे ज़्यादा राज्य होने चाहिए सर। वहाँ पर उन राज्यों की जो विधानसभा है उनके अंदर वो सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा बिल आपको। अगर ऐसा हो जाता है तो ही वो बिल पास माना जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तभी माना जाएगा। क्लियर हुआ? इसीलिए सर आपके जीएसटी को 17 राज्यों से पास किया गया था, 17 विधानसभाओं ने पास किया था। किससे? सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है सर, अब डिस्कस करते हैं कि 30 ये जो कंडीशन है, ये वाली कंसेंट ऑफ स्टेट्स और ये वाली, इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर करती हैं सर। ठीक है, समझ में आया एक लेवल पे। अब आते हैं सर इसके अंदर। सर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है, उसका जो प्रोसीजर है, मैनर है उसका, उसमें अगर कोई चेंज करना है आपको, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कोई चेंज करना है, कोई नई बॉडी बनानी है या कोई और चीज़ें कुछ भी चेंज करनी है सर आपको, उसमें जो उसकी इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें चेंज करना है, कोई भी चेंज करना है, वो किस में होगा सर? क्योंकि सेंटर स्टेट दोनों में फर्क पड़ेगा, फेडरल स्ट्रक्चर में फर्क पड़ेगा सर आपके, दोनों आएंगे ना, क्योंकि राष्ट्रपति को वोट कौन करता है? एमपी भी करते हैं, एमएलए भी करते हैं सर। समझ में आ रही है बात अब धीरे धीरे? ठीक है, एक बात क्लियर हुई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सर, हायर जुडिशरी जो है अपनी, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज अपना हाई कोर्ट, अगर अपने को सुप्रीम कोर्ट में कोई चेंज करना है, हाई कोर्ट में कोई चेंज करना है, अगर सर इन दोनों में कोई भी चेंज करना है कैसा भी, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना पड़ेगा सर। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट्स में है भैया, तो सेंटर स्टेट। ये बातें याद रखना, अगर आपको ये दो बातें याद रहती है ना, तो डेफिनेटली वो बहुत इजीली कर लोगे सर। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी जो विधायी शक्तियां जो हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं पार्लियामेंट की एज वेल एज आपकी विधानसभाओं की, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, अगर उनके बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच में किसी भी तरह की लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके ऊपर कोई, यानी जो कानून बनाने शक्ति जो है, अगर उसके बारे में कोई बात हो रही है, तो डेफिनेटली सर आपको इससे ही पास करना पड़ेगा। वंस अगेन सेंटर स्टेट। ठीक है सर, ये कंक्लूजन है, बिल्कुल क्रक्स है ये। अगर ये समझ में आ गया आपको, ये वाली बात क्लियर हो गई, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, कौन कौन सी बातें आएंगी उसके अंदर। ठीक है सर, जीएसटी काउंसिल सर, अभी डिस्कस किया ही था अपन ने, जीएसटी 2016 में पास हुआ है अभी सर, अमेंडमेंट था। ठीक है, इस वाले से पास हुआ था, तो जीएसटी के अंदर जीएसटी काउंसिल बनाई गई है एक, तो जीएसटी काउंसिल में अगर कोई चेंज करना है आपको, तो सर वो इस वाले से होगा। ठीक है सर, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल जो है उसके, देखो जीएसटी के अंदर बनाई गई है जीएसटी काउंसिल, एक ध्यान रखना सर, है ना, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बनाई गई है जीएसटी के अंदर सर। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल क्या है सर? जो भी लोग देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे इस चीज़ को। ठीक है, कमेंट करना है इस वाली वीडियो में सर नीचे, और बताना उसको कि जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है। तो क्वेश्चन है आपके लिए सर क्या, कि जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल, आर्टिकल बताएंगे सर मेरे को। देखो नॉलेज यही तो है, चेक करते रहे सर बीच बीच में कि भैया जो भी पढ़ रहे हो वो सही तो पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे। ठीक है, 7th शेड्यूल के अंदर जो भी लिस्ट है, 7th शेड्यूल लिस्ट कौन सी है सर आपकी? जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट है अपनी, आपकी स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। इन लिस्ट में कोई भी चेंज करना हो सर कैसा भी, तो वो कौन करेगा? अगर इन लिस्ट में चेंज करने वाली बात आ रही है, यानी लिस्ट यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, तीन तरह की लिस्ट होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों में कोई भी चेंज करना हो सर, तीनों में चेंज करने का मतलब है कि इनमें कोई चेंज करना है, 7th शेड्यूल में कोई चेंज करना है, तो डेफिनेटली कौन करेगा सर? तीसरे वाली कंडीशन से, क्योंकि स्टेट भी तो है इसमें, स्टेट लिस्ट भी तो है, सेंटर स्टेट रिलेशन वापस से। ठीक है, तो 7th शेड्यूल में कोई चेंज होगा तो उसके अंदर आपको इससे पास करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, लेकिन इस वाली कंडीशन में पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट की सहमति चाहिए आपको। ठीक है सर। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर? जो आपके राज्य हैं अपने, उनका पार्लियामेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि स्टेट्स में से जो लोग जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर लोकसभा में से 25 लोग हैं लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा से जाते हैं आपके 10 लोग। तो अगर उसमें कोई चेंज करना हो कैसा भी, सारे स्टेट्स में अलग अलग है, जैसे यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, तो वो सब बातें सर, अगर कोई भी चेंज करना हो कैसा भी, तो वो चेंज कौन करेगा सर? इस वाले से होगा, ध्यान रखना। पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन चेंज करना हो तो वो भी आपका तीसरे वाले से होगा, क्योंकि उसमें स्टेट आ रहे हैं सर। ठीक है, लास्ट सर, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, यानी कि
368 के अंदर ही चेंज करना हो आपस में कुछ, आर्टिकल 368 में ही कोई चेंज करना हो आपको, जो उसका अमेंडमेंट प्रोसीजर है और पावर्स है उसमें ही कोई चेंज करना हो, तो भी क्या है सर, वो आपका यही वाला होगा। ये क्यों दिया गया सर, इंपॉर्टेंट, समझ पा रहे हैं बात को? अगर ऐसा नहीं हो तो आपको नहीं लगता पार्लियामेंट का कोई रूल बना देगा? पार्लियामेंट तीसरे वाले को हटा ही देगा, जरूरत ही क्या है स्टेट्स की उसको, तो कुछ भी लॉ लेके आएगा वो, तो फेडरल स्ट्रक्चर रही कहाँ जाएगा फिर? तो जो अपना आज की डेट में फेडरल स्ट्रक्चर है, जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है इंडिया का, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, वो तो रहेंगे नहीं फिर तो सेंटर ही पावरफुल बन जाएगा, सारी पावर्स अपने पास ले लेगा वो। इसलिए सर 368 में कोई चेंज करना हो तो वो भी कौन सा है, इस वाले से होगा। ठीक है सर, एक लेवल समझ में आई पानी। आते हैं भैया नेक्स्ट बात पे सर। अब देखो अपन पढ़ते हैं सर, अब जो काम की चीज़ है वो कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं ना, यानी अभी रिसेंट में अमेंडमेंट जो हुए हैं आपके संविधान के अंदर, वो कौन कौन से हुए हैं सर, संविधान में कौन कौन से नए चेंज किए गए सर, वो पढ़ते हैं सारे सारे ना। सबसे पहले सर 101 संविधान संशोधन। सर यहाँ सीए का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 101 2016 में आया था, क्या चेंज किया सर, जीएसटी लेके आया नया, ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सबको समझ में आता है। एक नई बॉडी बनाई गई, जीएसटी काउंसिल बनाई गई है सर, सिंपल सा वो सारी बात है ना। तो जीएसटी लेके आए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें टैक्स सिस्टम चेंज हो गया पूरा पूरा सर, ठीक है, सारा टैक्स खत्म करके अब ऑलमोस्ट टैक्स खत्म कर दिए, कुछ कुछ रह गए हैं बस, एक्साइज वैट वगैरह कुछ 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 प्रोडक्ट्स पे हैं वो भी लिमिटेड पे, बाकी मोस्ट ऑफ दी टैक्स खत्म हो गए सर, मोर देन 90% टैक्स खत्म हो गए आपके। ठीक है, अब एक सिंगल टैक्स बच गया जीएसटी। ठीक है सर, ये एक पूरी वीडियो बनी हुई है जीएसटी को, देखना सर, है ना। देखो पूरी कोशिश हो रही है सर हमारी आपको में, हम सब कुछ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास भी लिमिट्स हैं अपनी सर, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी सीडीएस वगैरह में, सीएपीएफ में, यूपीएससी जो क्वेश्चन आते हैं आपके, या फिर किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में, चाहे वो सिविल्स का हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, कोई से भी हो, किसी के भी, यूपी के, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी एग्जाम हो सर, उनमें जितना हम कवर कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं सर, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से उतना हम कर पा रहे हैं पूरा पूरा। ये पूरा कराया हुआ है, जीएसटी कराया हुआ है पूरा पूरा, सारे इम्पैक्ट वगैरह सबको समझाया हुआ है, कितने तरह का होता है, कौन लगाता है, कैसे का, सब कुछ सारी बातें सर, स्लैब्स वगैरह सब डिटेल में है पूरी। 101 समझ में आया आपने को, 101 जो है सर उसमें जीएसटी लेके आए, और अब ये कौन से वाले से हुआ था, मैंने बताया था अभी, तीसरी वाली कंडीशन में, यानी स्टेट्स और पार्लियामेंट दोनों ने पास किया सर इसको। ठीक है, 102 2018 में पास हुआ सर, 102 102 था। देखो हुए इससे पहले 100 हो चुके हैं, लेकिन वो 100 बहुत पहले हुए हैं, वो 2016 से पहले, 2015 से पहले पहले हैं, 15 तक के हैं, 2015 तक के सारे, तो वो 2015-16 तक के वो नहीं पूछने वाले, अब बहुत कम चांस है सर, इसलिए हम लेटेस्ट पूछ देख रहे हैं अभी, 100 के बाद जो चेंज हुए, अभी पिछले 8-10 साल जो चेंज हुए ना, वो देख रहे हैं अपन लोग। ठीक है सर, तो देखो 102 ने क्या किया, एनसीबीसी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया सर, ये स्टेटस है भैया, यू आएगा यहाँ पे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है सर, ये टाइपिंग एरर है भैया सर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको, एनसीबीसी को। अब एनसीबीसी क्या है, काम की बात, एनसीबीसी जो है वो है सर आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास सर, एनसीबीसी यानी जो ओबीसी जिन्हें कहते हैं हम, उनके लिए राष्ट्रीय आयोग है, नेशनल कमीशन है सर, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ध्यान रखना सर, यानी कि एक नया आर्टिकल बनाया गया 338B। ठीक है सर, 338 आर्टिकल में क्या दे रखे हैं सर, ध्यान रखना, पहले एससी का है, एनसी एससी है 338 में, 338A में एसटी का है, एनसी एसटी है, और एनसीबीसी बना दिया। अब ये नया आर्टिकल जोड़ा गया है सर 2018 के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है सर, यानी सेपरेट आर्टिकल है, अब वो नेशनल बॉडी है, ध्यान रखना सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, अब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं अपनी सर। ठीक है, पहले स्टेचुरी बॉडी हुआ करती थी, यानी पहले उसके पास, पहले वो एक्ट से बनी हुई थी, अब वो संविधान को संशोधन करके बनाई गई है। ठीक है सर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है सर, ये पूरी बॉडी सब कुछ चीज़ें,
तो 2018 के अंदर 102 से आपको ये प्रोवाइड किया गया सर, एनसीबीसी को संविधान दर्जा दिया। ठीक है, एनसीबीसी काम क्या है बेसिकली, ध्यान रखना, जो अदर बैकवर्ड क्लास होती हैं आपकी ओबीसी वगैरह, उनके लिए लिस्ट प्रोवाइड करना, वो सब चीज़ें लिस्ट तैयार करना, वो सारा काम रहता है सब कुछ इनके लिए। ठीक है सर, और बैकवर्ड क्लास के लिए काम करना, किसी भी तरह का उनके लिए कोई उनके साथ में कहीं कोई कुछ भी गलत हो रहा है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए कमीशन बनाया गया है, जो लगातार काम करता है सर। ये रिपोर्ट देता है अपनी सुप्रीम कोर्ट, उसको आपके प्रेसिडेंट साहब को अपना। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट पे, समझ में आ गया। 102 103 जो है सर, उसके अंदर ईडब्ल्यूएस जो है उसको 10% सीट दी गई है रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है सर, यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है आपके। ठीक है, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया है। सिंपल सी बात सर, जैसे अपन ने देखा था ना पहले, रिजर्वेशन जो है वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए है अभी आज की डेट में जो रिजर्वेशन है, जनरल वालों को रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन सर ये जो ईडब्ल्यूएस है इसमें जनरल के लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया है, ध्यान रखना। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो रिजर्वेशन किसी भी उसमें नहीं आते दायरे में, उनके लिए अगर वो गरीब हैं तो उन्हें 10% सीट उनके लिए रखी गई है अलग से सर। ठीक है, सिंपल सा क्राइटेरिया इसके अलग अलग बहुत सारे सर, वो पूरा बता रखा है क्लास में ना। ठीक है, समझ में आई सर बात। आते हैं भैया नेक्स्ट बात पे। 104 में जो किया गया सर 2019 में आया था, एक तो इसके अंदर सर एक्सटेंड किया गया है किसको, एससी और एसटी की जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में सीट्स होती हैं उनको बढ़ाया गया है। ठीक है सर, यानी कि होता क्या है, अपन सुनना ना, अभी भी जो चुनाव हुए लोकसभा के उसमें सीट रिजर्व थी, जो 543 उसमें सीट रिजर्व थी। तो एससी के लिए थी कितनी 84, एसटी के लिए थी 47। तो सर लगभग लगभग 130-31 सीट आती हैं, 8 4 12 24 131। तो सर अपन समझ सकते हैं 131 सीट्स तो रिजर्व थी। ठीक है, वो इन लोगों के लिए रिजर्व रखी गई थी, इसलिए अपन देखते हैं कई बार सीट रिजर्व रखी जाती है, भाई ये एससी सीट है, इस बार एसटी सीट है, तो वो ही लोग चुनाव लड़ेंगे सर, उस पर ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, वो इस कैटेगरी के लोगों को ही टिकट मिलेगा उस पर, सब पार्टियों से, कोई जनरल वाला जाके नहीं लड़ सकता उसको। ठीक है, इसमें हालांकि एक रूल ये होता है, एससी एसटी वाले को जो भी है, एससी से या एसटी से जो भी कैटेगरी है उसकी सर, जो सीट रिजर्व है वो वहां से लड़ सकता है, लड़ ही सकता है, वो जनरल पे भी फाइट कर सकता है, लेकिन जनरल वाला वहां नहीं लड़ सकता सर। ठीक है, ये उनके बेटरमेंट के लिए है सर, जिससे कि लोगों में रिप्रेजेंटेशन बढ़े उनका। अगर ये भी नहीं होगा तो लोग टिकट ही नहीं देंगे सर, बहुत कम चांस होते हैं, पार्टियां सब एक जैसे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कैसा भी है ना, कोई ज़्यादा महान लोग नहीं है, ध्यान रखना ये सरकारों वाले, बस फर्क थोड़ा सा ही होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा चोर है, थोड़ा कम चोर है, बस ऑलमोस्ट सेम सही है सर। आदर्श नहीं है जीवन अभी को बिल्कुल भी, नेता तो बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, और ये बातें बोलना सर इसलिए है कि रिसेंट में अपने देखा वो जो हाथरस वाला कांड हुआ था, उसके बाद में सब नेताओं को पता है, लेकिन एक सिंगल नेता ने कभी नाम लेकर नहीं बोला ओपनली कि भाई ये बाबा गलत है, इसके बारे में कितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं सूरजपाल के बारे में कि वो सब शोषण करता था, कितनी चीज़ें, कितने लोग वहाँ से गायब हुए हैं, कितनी लड़कियों के बारे में, वो सब कुछ आया ओपनली। गरीब आदमी बोल रहा है, मेरे और आपके से हर लोग बोल रहे हैं, हर कोई समझ रहा है, टीवी पे रिपोर्टर बोल रहे हैं बेचारे, लेकिन क्या मजाल है कि प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री हैं, 28 मुख्यमंत्री हैं, कितने सारे गवर्नर हैं, एक नहीं बोलता सर, और सबके सब चौड़े घूमते हैं एकदम, बिल्कुल भैया मैं ही शेर हूँ, नेतागिरी दिखा देंगे पूरी, लोगों को मरवा देंगे, सब काम कर देते हैं नेता, लेकिन एक भी आदमी नहीं बोल रहा कि यार इसने गलत तो किया है, जांच तो होनी चाहिए कम से कम। इसीलिए सर ज़्यादा किसी के ही भक्त बनना, नेताओं के मत बनना। सबसे ज़्यादा जो एक मक्कार जो वर्ड है ना सर, वो इनके लिए ध्यान रखना, और ये है, इसमें कोई वो नहीं है कैसा भी, कोई सर 1000 में से कोई एक नेता शरीफ मिलता है आपको सर, 1000 में से 99% लोग बिल्कुल एकदम उस किस्म के होते हैं कि बस मेरी कुर्सी बच जाए, उसके अलावा मैं कुछ भी करूंगा सर उसके लिए, किसी को भी बेच दें सर, ये किसी को भी। कभी पॉलिटिशियन दोस्ती मत करना, किसी से भी कर लेना, किसी से भी कर लेना, बस इनसे ही मत करना, बिल्कुल भी सके नहीं है सर। आज आपकी जरूरत है तो आपसे बहुत अच्छा बोलते हैं, कल ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, पता भी चलने देंगे आपको सर। ठीक है, मुझे लगता है सर जो मासूम लोग मरे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं संवेदना होनी चाहिए लोगों के अंदर। मतलब कुर्सी का क्या ही करोगे सर, जिंदगी में जवाब तो एक दिन देना ही है ना, बुढ़ापे में जाके 70-80 साल बाद कुर्सी छूट ही जाएगी ना, अकेले बैठ के सोचोगे ही ना उस टाइम, तो चाहे आज कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, किसी पोस्ट पे हो, मंत्री हो, एक दिन तो अकेला होना है उसको भी, उस दिन तो जाके सोचेगा लास्ट में जाके, जिस दिन 70, 75, 80, 90 जो कोई उम्र होगी,
सोचेगा ना उस दिन बैठ के सर कि कुछ सही किया था, गलत किया था। जितनी भी गलतियां की थी एहसास होगा उस दिन, लेकिन उनका फायदा नहीं है कोई भी। अभी होना चाहिए वो जवाब, सबको देना है भाई, ऊपर जाके जवाब देने हैं सर। है जो भी सिस्टम है जो काम करती है, सारी बात है ना। थोड़ा सा गुस्सा है, वाजिब है सर वो, है ना, क्योंकि काफ़ी लोग मरे हैं सर वहाँ, 100 सवा 100 लोग मर गए, तो दुख होता है कि हम 2024 में इतना पढ़ रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ा रही है, और हम सर अभी भी एक ढोंगी बाबा ने इतने लोगों को मरवा दिया, और वो एकदम शांत बैठा हुआ आराम से, और लोग जो है उसको सुरक्षा और देनी पड़ती है उनको जाके। सर कोई एक भी, आप सोच के देखो, छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, उनकी किसी की माँ मर गई है सर, वो जिंदगी कैसे जिएगा? उस एक बाबा की गलती से कितने लोग मर गए? वो सारी बातें हैं सर, कभी बैठे सोच के देखना, बहुत फर्क पड़ता है सर इस चीज़ का ना। बात जातिवाद की नहीं है, बात सही हो गलत की है। कोई किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, गलत गलत है सर। यहाँ जाति से मत जोड़ना कभी किसी चीज़ को कि कोई उसके लिए बोल रहे हैं। जाति हम सब में रहे सर, ऐसे राम रहीम से लेके रामपाल, सबके सब चोर रहे हैं, आसाराम किसी की जाति नहीं होती है, सबसे ढोंगी लोग हैं, वाहियात लोग हैं दुनिया के। ठीक है सर, इन सबसे बहुत बेहतरीन लोग हैं आप और हम। आगे बढ़ते हैं सर। 104 के अंदर क्या किया इन्होंने, जो एससी और एसटी की जो सीट्स होती हैं उनको, जो रिजर्वेशन है उसको आगे बढ़ाया गया है। यानी कि ध्यान रखना सर, क्या था, ये रिजर्वेशन था 2020 तक के लिए, 2020 तक के लिए था, ठीक है। उसको 2020 से बढ़ा के कर दिया, कब तक, 2030 के लिए कर दिया सर, ध्यान रखना। यानी ये जो एक्सटेंशन है ना, ये जो एक्सटेंड किया है, कितना एक्सटेंड किया है सर, 10 साल के लिए, ये ध्यान रखना। 10 ईयर्स का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। यानी पहले क्या था, 70 साल के लिए किया गया था, हर 10 साल बढ़ाते आ रहे हैं इसको। 50 में किया था, 50, 60, 60, 70, 70, 80 ऐसे करते आ रहे हैं, तो 10 साल बढ़ा दिया अभी इसको, तो कब तक हो गया, 2030 तक हो गया, ध्यान रखना। 2030 तक के लिए अब सीट रिजर्व हैं सर, ठीक है। 30 के बाद दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर एक चेंज और किया, देखो पहला चेंज तो ये था सर, एक बात ध्यान रखना। दूसरा चेंज जो है वो ये किया है इसमें कि इन्होंने हटा दी है सीट से, किसकी, एंग्लो इंडियंस की, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा से। ठीक है, विधानसभा से, लोकसभा और विधानसभा से सर आपकी सीट्स हटा दी हैं, किसकी, एंग्लो इंडियंस की। यानी एंग्लो इंडियंस की अपन देखते थे 2 सीट हुआ करती थी, लोकसभा में थी कितनी सीट सर, 2 सीट थी, और जो विधानसभा होती हैं आपकी स्टेट्स में, उनमें थी कितनी, 1 सीट, ठीक है। ये अब हटा दी है सर, अब नहीं है, ध्यान रखना यहाँ से आगे। एंग्लो इंडियंस बेसिकली वो लोग हुआ करते थे जो यूरोपियन उसके थे, यानी ब्रिटेन के जो लोग थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ था अपना, तो अपन ने जब पार्लियामेंट सिस्टम स्टार्ट किया, ब्रिटेन से लिया पूरा, तो हम लोगों ने 2 सीट रिजर्व रख ली थी उनके लिए, कि वो हमें थोड़ा सा चीज़ों को बताते रहेंगे, जो कन्वेंशन हैं, जो चीज़ें करते, काम करने का तरीका है, पार्लियामेंट्री फॉर्म चलती कैसे, सब कुछ, क्योंकि हमसे वो काफ़ी आगे थे सब चीज़ों में, तो इसलिए उनको रखा गया सर। और लेकिन अब चूंकि 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब हमें जरूरत नहीं है कैसी भी सर, किसी भी तरह की, ना लोकसभा में ना विधानसभा में, तो ये प्रोविजन में हटा दिए गए हैं सर। और इसीलिए ध्यान रखना, पुरानी बुक्स जो आप देखोगे, देखो ये कब चेंज हुआ है, 2019 में चेंज हुआ है, तो लोकसभा में अभी सीट्स कितनी है, 543 है, ठीक है सर, प्रेजेंट में है ये। लेकिन अगर आप कोई पुरानी बुक उठा के देखोगे सर, पुरानी का मतलब है 2019 तक की किताब, 2020 में जो किताब छपी है उन्होंने तो चेंज कर दिया इसको, लेकिन 19 तक की जो किताब है, 20 से पहले की किताब जो है, उसमें कितनी सीट दे रखी थी, 545, 2020 से पहले थी ये सीटें सर। रीजन क्या है उसका, सिंपल सा सर, एकमात्र रीजन है कि 2020 से पहले एंग्लो इंडियंस की 2 सीट हुआ करती थी, तो ये -2 कौन से हुए हैं, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। ध्यान रखना सर इस चीज़ को, कि 2 सीट जो है आपकी एंग्लो इंडियंस की गई हैं अब, ठीक है सर। एक बात हुई, तो 104 समझ में आया अपने को, पूरी कहानी सर, सारी बातें। आते हैं सर नेक्स्ट पे, देखो 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें क्या किया गया, इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें पावर दी गई है वापस से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट तैयार करने की। यानी देखो हुआ क्या था, जो 102 अमेंडमेंट आया ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया किसको, एनसीपीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को। अब जो नेशनल कमीशन था, देखो उसमें लिख भी रखा है यहाँ पे, तो उसने क्या किया, उसके पास ये पावर आ गई इस चीज में 102 के बाद में, कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, यानी ओबीसी जो हैं, जो सोशली और एजुकेशनली, सर उनकी लिस्ट जो तैयार करेगा, वो कौन तैयार कर रहा था, एनसीपीसी तैयार कर रहा था। इनकी लिस्ट तैयार कौन कर रहा था इससे पहले, एनसीपीसी। तो
एनसीबीसी लिस्ट तैयार कर रहा है। अब सर एनसीबीसी सेंटर की डायरेक्शन में काम करेगा, तो स्टेट्स की बात है तो स्टेट को पता है ना पूरी, भाई राजस्थान से लेके यूपी एमपी कौन से राज्य में कौन सी जाति ओबीसी में आनी चाहिए, कौन से नहीं आनी चाहिए, तो स्टेट को ज़्यादा पता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा मशीनरी बेटर है, वो लोकल है वहाँ के उस जगह के। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी वापस से, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इंटरफेयर किया था, उसने इंटरप्रेट किया इस चीज़ को, इसकी व्याख्या करी है कि भैया जो 102 है उसने राज्यों से एसईबीसी जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है उसको आइडेंटिफाई करने का जो अधिकार था वो छीन लिया है, टेकन अवे, तो उसको वापस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जैसे ही ये आया आपका एनसीबीसी का कब आया था सर अपन ने, अभी जैसे भी देखा अपन ने एनसीबीसी इससे ही पहले आया था 2018 में आया था, तो उसके बाद 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की उसकी 2018 के बाद में 19 में, तो उसने कहा कि 19 के अंदर तो भैया वो तो जो अधिकार है लिस्ट तैयार करने का वो तो एनसीबीसी के पास चला गया। जब एनसीबीसी के पास अधिकार है तो स्टेट का रोल ही क्या रहा उसमें, फिर तो वो दिक्कत होने लगी। उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया कि आप वापस से उसको अधिकार दिया जाए। तो सर 2021 के अंदर दोबारा से अधिकार दिया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है दोबारा से कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लिस्ट है एसईबीसी जो लिस्ट होती है वो एसईबीसी की लिस्ट कौन तैयार करेगा, स्टेट करेंगे सर। तो अब जो है वो स्टेट तैयार करते हैं क्या, एसईबीसी की लिस्ट, ये ध्यान रखना सर, सिंपल सी बात, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। अब देखो एक बात समझ में आती है, इससे क्या समझ में आ रहा है सर, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है पहले, रिजर्वेशन जो इंडिया में दिया जाता है सर वो किसके बेस पे दिया जाता है, तो किसके बेस पे दिया जा रहा है वो, सोशली और एजुकेशनली। सर इकोनॉमिक बेसिस है ही नहीं वहाँ, ध्यान रखना। कुछ लोग कई बार इस पर बहुत बहस करते हैं, सर अब तो बराबर आ गए हैं लोग पैसे वाले, वो भी होते हैं, भैया बात पैसे की नहीं है, बात है समाज में पीछे होने की और एजुकेशनली पीछे होने की, पैसे की तो बात ही नहीं, इकोनॉमिक बेसिस तो है ही नहीं अभी, वो तो ईडब्ल्यूएस में अब जाके दिया है, वो भी जनरल वालों के लिए दिया है सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दो वर्ड सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास होती है उसके लिए सर। तो 105 समझ में आया अपने को पूरी कहानी सर। 106 सर लास्ट अमेंडमेंट जो है अपना, इसके अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है सर 1/3 सीट्स को रिजर्व रखा गया है सर, ध्यान रखना 1/3 सीट्स रिजर्व हैं किसके लिए, महिलाओं के लिए सर। जितनी भी सीट्स होती हैं टोटल महिलाओं के लिए उसके अंदर कहाँ पे, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सर, ये ध्यान रखना। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर, भाई चुनाव पार्लियामेंट में होता है डायरेक्टली, तो लोकसभा में, सारी विधानसभाओं में, और उसके अलावा कहाँ पे, दिल्ली के अंदर भी सर। एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली सर। इनके अंदर किसको इंक्लूड करेंगे सर, जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं। यानी होता क्या है, जैसे एससी एसटी की सीट आई, मान लो एग्जांपल के एससी की सीट आई, तो एससी में अगर महिला लिखा हुआ है तो उस महिला को 1/3 में भी लेंगे सर। सेम कंसेप्ट है पंचायती राज वाला, ध्यान रखना। जिन जिन लोगों ने पंचायती राज पढ़ा हुआ है उनको ये बात समझ में आ जाएगी सर, ठीक है। और नहीं पढ़ा है तो सर देख लेना, डाल रखी है अपने वीडियो पूरी, पंचायती राज पूरा समझाया हुआ सारी बात है सर, ठीक है। सेम कहानी पंचायती राज वाली, यानी टोटल 33% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं सर, किसके लिए, वीमेन के लिए। ये है सिंपल सा, ठीक है। हालांकि ध्यान रखना है चेंज कर दिया पर लागू नहीं हुआ है अभी, लागू अगली जब गिनती हो जाएगी उसके बाद होगा सर, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हुई नहीं है गिनती अभी, यानी नेक्स्ट सेंसस जब हो जाएगा उसके बाद लागू होगा, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट सेंसस अभी 2023 में तो अभी हुआ नहीं है, तो 30-31 का होगा, तो उसके बाद लागू किया जाएगा। देख रहे हैं सरकारें कितनी स्मार्ट है सर, स्मार्टनेस देख रहे हो उनकी कि लागू कर देते हैं, हमारा क्या जा रहा है। अभी तो 7-8 साल है, अभी तो 24 चल रही है ना, तो 30 में 31 में सेंसस होगा, भाई 2011 में हुआ था, 21 में, अब 31 में होगा, लागू कब होगा, 32-33 में होगा, 10 साल है अभी तो, 9-10 साल है। 23 में लागू कर दिया, अपनी पीठ थपथपा ली सर, खुश हो घूम रहे पार्टी सरकार एकदम, बीजेपी गवर्नमेंट को लग रहा है हमने बहुत सा काम कर दिया सर, एकदम कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए। अरे भैया आपने दिया कब के लिए, ये बोलते हैं ना कि हाँ 21 के हिसाब से ले लेंगे, अभी लागू करवा देंगे उसको। इस चुनाव में लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं सर, ये इस चुनाव में लागू नहीं हुआ है अभी, विमेन रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ है, इसीलिए सर, जबकि होना चाहिए था, डेफिनेटली होना चाहिए सर, महिलाएं आगे आनी चाहिए डेफिनेटली। तो विमेन रिजर्वेशन है सर 1/3 सीट्स सबके लिए, इंक्लूडिंग एससी एंड एसटी जो रिजर्व होती है उसको मिला के भी सर। यानी इन 131 में जो अपन ने पढ़ा था अभी, उसमें जो भी सीट्स महिलाओं की होंगी उनको मिला के सर
टोटल सीट्स का, टोटल लोकसभा में, टोटल विधानसभा में 33% मिनिमम महिला होनी चाहिए। 33.3 आता है निकल के, मतलब बेसिकली 1/3 सीट्स। ये है सिंपल सी बात सर, ठीक है। ये हुए सर अपने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो थे संविधान में चेंज किए गए, ठीक है सर। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, ठीक है। पढ़ते रहें, पढ़ाई क्या करो सर, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। बात नौकरी की नहीं है, बात आपको नॉलेज की है, बात आपके राइट्स की है सर। कोई आपको कहीं बेवकूफ़ ना बना सके, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, चाहे कोई और इस तरह के बाबा ना हो, ढोंगी वोंगी नहीं, मैं मत किया करो यार ऐसे काम। पढ़ाई लिखाई करो बढ़िया, एकदम इंसान बनो अच्छे सर, सिटीजन बने अच्छे, है ना। समझ में आई पूरी कहानी सर। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।